आ गए आप सभी लोग। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके साथ अगेन कंक्रीट टेक्नोलॉजी को। जहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे कि अपने पास कंक्रीट बनता कैसे है, फिर उसके बाद हमने बात किया था कि कंक्रीट के कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन जो हमने अलग अलग टाइप से हमने पढ़ा था। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। जो हमारी पहला प्रॉपर्टी था वर्केबिलिटी, वो हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे जिसके नाम आपके पास है श्रिंकेज। इसका नाम आपके पास क्या है? श्रिंकेज। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कि श्रिंकेज होता क्या है और डिजाइन पर्पस से इसको कितना हम लेके चलते हैं। डिजाइन पर्पस से हम इसको कितना लेके चलते हैं, दोनों ही बातें हम करेंगे। तो आपको को पता होगा कि जब अपने पास कंक्रीट बनाया जाता है तो उसमें कुछ पानी डाला जाता है हीट ऑफ एडिशन को कंप्लीट करने के लिए। और जब ये हीट ऑफ एडिशन चलता रहता है तो वहाँ से पानी निकलता रहता है धीरे धीरे करके। और ये जो वाटर का निकलना होता है ना, जिस कारण से कंक्रीट अपने वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो मतलब जब आपने हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए पानी ऐड करा और हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और जब ये हाइड्रेशन प्रोसेस चलता रहता है तो वहाँ से पानी निकलता रहता है, जिस कारण से कंक्रीट अपने वॉल्यूम को अपना रिड्यूस कर देता है। और जो वॉल्यूम को रिड्यूस करता है उसी क्या कहते हैं? श्रिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रिंकेज। और एक बात याद रखिएगा, जब हम कंक्रीट को बनाते हैं, जब उसको यूज कर लेते हैं, तो टाइम के साथ में कंक्रीट में श्रिंकेज क्रैक्स आ सकते हैं, बट कभी भी स्वेलिंग नहीं आ सकती। ओके, तो याद रखिएगा। वहीं भी एक स्टेटमेंट में पूछ रखा है कि कंक्रीट में वाटर मिक्स करने के बाद में जब हम उसको यूज कर लेते हैं तो आफ्टर सेटिंग कंक्रीट में एक्सपेंड होता है। भाई कंक्रीट में एक्सपेंड नहीं होता, वो क्या करती है? श्रिंक करती है। क्या करती है? श्रिंक करती है। ओके, चलिए राधे राधे। तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये अपने पास क्या है? एक टाइप का स्ट्रेन होता है। इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेन। इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेन। मैंने कहा है कि ये स्ट्रेन है, तो बताओ श्रिंकेज का यूनिट कितना होगा? इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेन which occur in concrete due to presence of cement and water। तो याद रखिएगा, यह है आपके कंक्रीट में किसके प्रेजेंस के कारण से होता है? सीमेंट और वाटर के कारण से। ठीक है, श्रिंकेज से ही स्टार्ट हुआ है आज का क्लास। हाँ, आज का क्लास श्रिंकेज के साथ ही स्टार्ट हुआ है। यह प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। अभी तक हमने जो बात किया था वह प्रॉपर्टी वर्केबिलिटी के बारे में बात किया था। आज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो श्रिंकेज एक टाइप का स्ट्रेन होता है। क्या बोलोगे हिंदी वाले? कि आपने जो श्रिंकेज है ये एक टाइप का स्ट्रेन होता है जो कंक्रीट के अंदर सीमेंट और पानी की उपस्थिति के कारण आता है। सीमेंट और पानी की उपस्थिति के कारण आता है। ओके, तो एक बात बताइए, अगर ये स्ट्रेन है तो श्रिंकेज का यूनिट किस में होगा? श्रिंकेज का यूनिट कितना लिया जाता है? ठीक है, इन डिजाइन value of shrinkage is taken as 0.0003 as per IS 456/2000। ओके, 2000 के अकॉर्डिंग हम डिजाइन कितना लेके चलते हैं? डिजाइनिंग वैल्यू श्रिंकेज की हम कितना लेके चलते हैं? 0.0003 एज पर IS 456। अब आपको ये है कैसे कैसे पूछ सकता है, मतलब आपके एग्जाम में कैसे कैसे आ सकता है। देखो, अगर मैं श्रिंकेज की बात करूं तो श्रिंकेज का जो नोटेशन है वो रहता है एप्सिलॉन। ये है एप्सिलॉन ड्यू टू श्रिंकेज। एप्सिलॉन का मतलब होता है स्ट्रेन। मैंने कहा कि 0.0003 है, तो आपसे कैसे पूछेगा घुमा के? कहेगा वैल्यू इन परसेंटेज, तो 0.03%।
परसेंट के लिए इसी वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अगर तुमसे परसेंटेज में पूछ ले वैल्यू तो ये इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, ठीक है। और अगर तुमसे पूछे कितने ऑर्डर का है, अगर तुमसे पूछे कितने ऑर्डर का है तो ऑर्डर मतलब 3 × 10 की पावर -4। तो इसका अगर श्रिंकेज का ऑर्डर पूछे तो बोल देना -4। ये जो ऊपर वैल्यू होती है ना 10 की पावर में उसे बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना हो गया, -4, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जाम में पूछते हैं। ये तुमसे एसएससी में पूछा जाता है, ऑर्डर तुमसे ईएससी में पूछा जाता है, और परसेंटेज का वैल्यू तुम्हें कभी भी घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। 4 कैसे, अरे 3 × 10 की पावर -4 कर दिया ना। स्ट्रेन का मतलब होता है कि अगर आपके लेंथ में कितना चेंज आया, आपके लेंथ में चेंज कितना आया श्रिंकेज के कारण से, तो चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, ये होता है स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेन, ओके। तो कंक्रीट के अंदर सीमेंट और पानी के कारण हमारे एक स्ट्रेन जनरेट होता है जिसे श्रिंकेज स्ट्रेन कहा जाता है, श्रिंकेज स्ट्रेन कहा जाता है। IS 456 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितने लेते हैं, 0.003, और अलग अलग एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। ऑर्डर मतलब 10 की पावर में कितना है उसे ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, नोट कर लो। हाँ, टाइम डिपेंडेंट होता है और ये टाइम के साथ में इंक्रीज होता है, ये टाइम डिपेंडेंट होता है और ये टाइम के साथ में बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है सर। ये पानी की कमी के कारण होता है क्या, हाँ पानी की कमी के कारण भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपको कंक्रीट बनाने के लिए 40% पानी चाहिए, आपने 30% पानी ले लिया तो भी श्रिंकेज क्रैक्स आएंगे, तो भी श्रिंकेज क्रैक्स आएंगे। आपने मान के चलो 40% पानी लिया, 40% ही रिक्वायर्ड था, पर बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, बाहर का टेम्परेचर सडनली से ज्यादा हो गया तो भी श्रिंकेज क्रैक्स आएंगे। तो मतलब श्रिंकेज क्रैक्स तो आएंगे, इसे आप रोक नहीं सकते। बस बात यह है कि ये मात्रा में कम हो, अमाउंट में क्या हो, कम। इसलिए हमने इसका एक लिमिट डिफाइन कर दिया कि भाई इतना अलाउ करेंगे हम, इतना अलाउ करेंगे हम। सर क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट कीजिए, आरसीसी की क्लास होता है। अच्छा ऐसा है क्या, चेहरा ही तो अच्छा है, तुम कह रहे अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा कुछ हो रहा है क्या, हाँ लैक ऑफ हाइड्रेशन के कारण से। पानी ज्यादा हुआ तो ब्लीडिंग होगा ना, पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक है। अच्छा तो कल से हम 5 मिनट लेट स्टार्ट कर देंगे क्लास को, ठीक है। तो आज तो अब कर लो जल्दी से। अब सेकंड प्रॉपर्टी से समझना अच्छे से आप, और जिसको ये ना आए मुझसे पूछ लेना फोन करके, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। ठीक है चलिए अब नोट करके अब नोट करके लिखिएगा एक पॉइंट, नोट करके लिखिएगा। इसे बोलते हैं अपने पास, इसके अंदर ही बता रहा हूं श्रिंकेज के अंदर, ठीक है। इसे बोलते हैं अपने पास क्रेजिंग, क्या बोलते हैं, क्रेजिंग, ठीक है। अभी लिख देते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस
difference of shrinkage, difference of shrinkage between surface and interior surface of concrete। देखिए हुआ क्या कि आपके पास ये कोई मेंबर है, ठीक है। अब आपके पास अपलोड हो गया बेटा, हो गया। ये अपने पास है आउटर सरफेस, ये अपने पास क्या है, आउटर सरफेस। और ये अपने पास जहां पर मैं लाइन खींचा है, ये मेरे पास क्या है, इंटीरियर सरफेस। तो मतलब जो पानी, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन चल रहा है ना, उस कारण से हीट लॉस होता है, तो वॉल्यूम श्रिंक करता है। तो आउटर पे अलग पार्ट से वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम अलग अपने पास कम हुआ, और जो इनर पार्ट है वहां पे वॉल्यूम अलग कम हुआ है। तो जो भी इन दोनों का डिफरेंस है ना, जो भी श्रिंकेज का डिफरेंस है आउटर और इनर पार्ट पर, वह क्रेजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेजिंग कहलाता है, ठीक है। आउटर और इनर सरफेस पर श्रिंकेज का जो डिफरेंस होगा वह क्या कहलाएगा, क्रेजिंग कहलाएगा, ठीक है। अब हिंदी में लिखिएगा, अब हिंदी में लिखो, बाहरी और आंतरिक सतह पर, बाहरी और आंतरिक सतह पर, बाहरी और आंतरिक सतह पर श्रिंकेज का अंतर, बाहरी और आंतरिक सतह पर श्रिंकेज के अंतर को, श्रिंकेज के अंतर को क्रेजिंग कहते हैं, ठीक है। बाहरी और आंतरिक सतह पर श्रिंकेज के अंतर को क्रेजिंग कहते हैं। नोट कर लिए राठौड़, है भाई, नोट कर लिए। आउटर लिखा दे, आउटर लिख दे से, हाँ आउटर सरफेस लिख देना, आउटर सरफेस, ठीक है। बिटवीन सरफेस एंड इनर सरफेस, सरफेस मतलब बाहरी हिस्सा। तो डायग्राम से समझना भी नहीं है सर, राठौड़ भाई इतना हिंदी में चक्कर में मत पढ़ो, सिर्फ समझना आना चाहिए। अरे यही तो बात हम सरफराज को समझाए थे। तो डायग्राम से समझना भी नहीं है तुम्हें। क्रेजिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्रेजिंग ही कहते हैं उसको, क्रेजिंग को हिंदी में लिख लेना उसको, ठीक है। हाँ चलिए अब बात करते हैं तुमसे, अब बात करेंगे तुमसे प्रॉपर्टी नंबर 3। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 इसे बोलते हैं क्रिप। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये क्या है, क्रिप। मुझे पता है तुमने ये चीजें आरसीसी में पढ़ी है, मुझे पता है, क्योंकि आरसीसी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना कंक्रीट, और हमारा जो कंक्रीट है वो सिमिलर ही है। वो क्या है, सिमिलर ही है बिल्कुल भी, ठीक है। सर डिफरेंस विड्थ का होगा ना, अरे वैल्यू का होगा, वैल्यू का। जो श्रिंकेज बाहर आएगा आंतरिक सतह पर, बाहरी सतह पर, वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में ज्यादा है तो वह ज्यादा अपने पानी को लॉस करेगा, श्रिंकेज ज्यादा आएगा। अंदर वाले में वो बाहरी सरफेस से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है तो पानी वहां से धीरे धीरे जाएगा, तो वहां पे श्रिंकेज कम आएगा, तो बाहरी हिस्से पे ज्यादा अंदर कम, दोनों का डिफरेंस क्रेजिंग, दोनों का डिफरेंस क्रेजिंग, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं क्रिप। क्या है क्रिप, इसके बारे में बता देते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, इट इज ए टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन which occur in structure, which occur in structure due to fixed load, due to fixed load, इसे ही कहते हैं परमानेंट लोड
इसे ही कहते हैं स्टैटिक लोड और इसे ही कहते हैं डेड लोड। क्या बोलते हैं? डेड लोड। पहली बात इट इज ए टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, इट इज ए टाइप ऑफ टाइम डिपेंडेंट, इट इज ए टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन which occur in structure due to fixed load, permanent load, static load and dead load। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए हमारा पंखा है, हमारा कोई पंखा है, पंखा लगा हुआ है, तो पंखा इस रोड से ऐसे लटका हुआ है और घूमता रहता है। अब ये पंखा तुम 10 साल के बाद आओ यहीं लटका पाएगा, 20 साल के बाद आओ यहीं लटका पाएगा। तो इस पंखे के कारण से क्या हो रहा है कि इसके फाइबर को ये बढ़ा रहा है, इसके फाइबर को ये क्या कर रहा है, खींच रहा है नीचे की तरफ, टेंसाइल नेचर का फोर्स में ये खींच रहा है, जिस कारण से जब तुम कुछ सालों के बाद आओगे तो इसमें 0.05 mm का स्ट्रेन पाएगा, डिफॉर्मेशन पाएगा। तुम 10 साल बाद आओगे तो 0.1 mm का पा जाएगा, फिर तुम आओगे 20 साल के बाद तो 0.50 का पा जाएगा। तो ऐसे टाइम के साथ में एक ही लोड के कारण से, जिसे हम डेड लोड कहते हैं, तो जब डेड लोड के कारण से मेंबर में डिफॉर्मेशन आता है ना, तो उसे क्रीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीप। इस डेड लोड को ही हम फिक्स लोड भी बोल सकते हैं, इसको हम परमानेंटली लोड भी बोल सकते हैं। अरे भाई मौज हो गया, रुक जाओ नहीं तो अभी मौज हो जाएगा छुट्टी करना पड़ जाएगा तुम्हारी क्लास से। ठीक है, चलिए। हाँ, बिजली के वायर में देखने को मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है, अरे वो लग रहा है बेंच, जो हाइट कम रह जाए तो लगा ले, तो वो अटक गया पैर उसमें। आज छुट्टी हो जाता तुम्हारा, मौज हो जाती तुम्हारी आज। हाँ, पोडियम, बिल्कुल सही। हिंदी में लिखिए, डेड लोड के कारण से मेंबर में आने वाले डिफॉर्मेशन को, डेड लोड के कारण से मेंबर में आने वाले डिफॉर्मेशन को क्रीप कहते हैं, डिफॉर्मेशन को क्रीप कहते हैं। एक बात बताओ, क्या डेड लोड टाइम के साथ में डिपेंड करता है? क्या डेड लोड टाइम के साथ में डिपेंड करता है? नहीं, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट वो ही कांस्टेंट लोड के कारण से, ये क्या है, यही कांस्टेंट लोड के कारण से, कांस्टेंट लोड के कारण से डिफॉर्मेशन आता रहता है टाइम के साथ में। अब हमने कहा कि भाई ये कैसे हो गया, तो होता क्या है कि इसके अंदर के अगर मॉलिक्यूलर अगर आप देखोगे ना, तो जब हम इसको लगाते हैं तो उनमें खिंचाव रहता है। क्या होता है? खिंचाव रहता है। तुम किसी भी चीज को खींच के रख दोगे ना, ऐसे खींच के रख दोगे, दबा के रख दोगे, तो तुम टाइम के साथ में देखना वो चीज अपना भी दब जाती है। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम पर हमारे यहाँ पर एक हड्डी निकला हुआ रहता था पूंछ की जगह पर, बट अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करें तो वो टाइम के साथ में खत्म हो गया। सेम बात यही होता है कि अगर आप किसी मेंबर पर डिफॉर्मेशन लगा दिए और वो लगा ही है, तो वही स्ट्रेस जनरेट होगा टाइम के साथ में, वही क्रीप स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रीप स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, इसको हम कभी कभी ऐसे भी कह देते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेसेस के कारण से आ रहा है, क्योंकि इसके कारण से उनके मॉलिक्यूलर में जो भी चेंज होता है, तो उसको कह देते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेसेस के कारण से होता है। क्या बोल देंगे अदर वे में? डिफॉर्म अंडर द मैकेनिकल स्ट्रेसेस, डिफॉर्म अंडर द मैकेनिकल स्ट्रेसेस। और इसको हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम कभी भी एग्जैक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते। अब बात आती है सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बेटा होता क्या है, अगर हम देखें कि क्रीप किन किन पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्रीप डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर।
जो हमारा ये क्रिप है ये फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं मुझे बताना क्रिप भिन्न भिन्न प्रकार के कारक पे निर्भर करता है, लिख लेना हिंदी में। हाँ हमें भी लग रहा है, क्योंकि देखो पहले राठौड़ भाई था, अब जितेंद्र भाई भी आ गए, अब बहुत लोग आते जाएंगे समय के साथ में, ठीक है। पहले बताओ टाइम के साथ में, पहले बताओ टाइम के साथ में ये अपने पास जो क्रिप है वो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाते जाओगे उसी मेंबर पर सेम लोडिंग के कारण से क्रिप तुम्हें बढ़ता हुआ मिलेगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। अरे नीतीश बेटा तुम बादाम खाने लग जाओ, तुमसे कहा है दिन के 4 बादाम खाना है छील कर, और वो भी भिगो कर, है ना, तो घटेगा भाई, घटेगा। अच्छा अरे भाई हम रेट की बात ही नहीं कर रहे, हम जनरल वे की बात कर रहे हैं। अब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करोगे तो इनिशियल टाइम पर वो बढ़ता है और फिर उसके बाद घट जाता है, उसके बाद में घट जाता है, ठीक है। हाँ दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लोड, इंटेंसिटी ऑफ लोड। बताओ जितना ज्यादा इंटेंसिटी का लोड लगेगा तो क्या उतना ज्यादा क्रिप होगा? भाई जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा क्रिप होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। टाइम अपने पास क्या होता है, टाइम हो गया, लोड हो गया, और एक चीज और था अपने पास, टाइम डिपेंड थर्मल, एंड तीसरा है अपने पास टेम्परेचर, तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण से भी क्रिप बढ़ जाता है, क्योंकि कंक्रीट के अंदर भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है और ये टेम्परेचर के साथ में बढ़ता बढ़ता रहेगा। इस कारण से टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं किसी कोफिशिएंट को लेकर एज पर आईएस कोड, वो मैं आपको बता देता हूं। टेम्परेचर के साथ कैसे, भाई मैंने बताया ना कंक्रीट का एक थर्मल कोफिशिएंट होता है 10.5, जो अप्रोक्सीमेट बराबर होता है आरसीसी के, आरसीसी के होता है 12 × 10⁻⁻6, कंक्रीट का होता है 10.5 × 10⁻⁻6, तो अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। तो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है बेटा, रेट वाला भी लिखवा दो सर, वो हम अलग जगह बताएंगे भाई, तुम्हें अलग जगह बताएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो नोट कर लिया है भाई, नोट कर लिया आपने। चलिए इसके बाद बात करेंगे अपने पास क्रिप is calculated with the help of Crib coefficient, with the help of Crib coefficient, जिसको हमने क्या बोला है, थीटा, जिसको हमने क्या बोला है, थीटा। नोट भी करा दीजिए। लिखो समय, लोड की, भार की मात्रा, पहले पे लिखना समय, दूसरे पे लिखना भार की मात्रा, और तीसरे पे लिख लेना तापमान, तीसरे पे लिख लेना तापमान, और लिख देना कि यह समानुपात होती है क्रिप के। ये तीनों ही फैक्टर क्रिप के समानुपात होते हैं, क्रिप के समानुपात होते हैं, ठीक है। हंस लो तुम लोग, हंस लो, नहीं पाप लगेगा तुम सबको, याद रखना। चलिए
क्रीप कोफिशिएंट एज पर आईएस कोड क्या होता है? क्रीप कोफिशिएंट एज पर आईएस कोड क्या होता है? ये होता है अपने पास अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और नीचे होता है इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बात क्या आती है? एक बार आप इसको नोट कर लो, मैं इसको बताता हूँ अल्टीमेट और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ अल्टीमेट और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन का मतलब क्या होता है। सर पहले हिंदी कोई नहीं पूछता था। हाँ बेटा क्या करे, समय के साथ सब लोगों का व्यवहार चेंज हो जाता है, सबका चेंज होता है। अब सरफराज भी हिंदी में ही आए थे, देखो भाई कितने फॉरवर्ड हो गए, भाई सब समझते हैं आज के टाइम पर। नोट कर लिया? अब देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे होता है अपने पास स्ट्रेन, क्या होता है, सॉरी यहाँ पे होता है अपने पास टाइम और यहाँ पे होता है अपने पास स्ट्रेन। तो कंक्रीट बना, कंक्रीट बन के मैंने रखा, रखते ही जो स्ट्रेन आएगा, रखते ही जो स्ट्रेन आएगा, मतलब टाइम 0 पर जो स्ट्रेन देखने को मिलता है उसे, टाइम 0 पर जो स्ट्रेन देखने को मिलता है उसे इंस्टेंटेनियस इलास्टिक क्रीप कहते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं। अब आपने इसको सेट कर दिया, आपने इसको सेट कर दिया और सेट होने के बाद इसमें क्रैक्स आते जा रहे हैं, स्ट्रेन आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। एक टाइम जिसके बाद ये स्ट्रेन आने कम हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। तो ये जो ऊपर के स्ट्रेन हैं जो वह आ चुके हैं उन्हें ही कहते हैं अल्टीमेट, उसे ही कहते हैं अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। और इन दोनों का जो रेशो है ना, इन दोनों का जो रेशो है वह किसको बताता है, क्रीप कोफिशिएंट को बताता है, क्रीप कोफिशिएंट को बताता है। और ये क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू टाइम के साथ में डिक्रीज होता जाता है। ये बात आती है सर ये कैसे? अगर आप थीटा का वैल्यू देखोगे ना, अगर आप थीटा का वैल्यू देखोगे तो एज ऑफ कॉन्क्रीट, अगर मैं कहता हूं 7 दिन पर बताओ, मैं कहता हूं 7 दिन पर बताओ तो ये वैल्यू होती है 2.2। मैं कहूँगा 28 दिन पे बताओ तो तुम क्या होगे 1.6। मैं कहूँगा 1 साल पर बताओ तो तुम क्या होगे 1.1। तो मैं क्या पूछता हूँ तुमसे कि भाई ये वैल्यू टाइम के साथ में कम क्यों हो रही है, टाइम के साथ में वैल्यू कम क्यों होती है? सेकेंड मॉडुलस क्या होता है बता देंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए है, ठीक है। खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो। एक चीज और कहता है, सब कुछ रहो, आने दो, वो भी बता देंगे, ठीक है, आने दो, वो भी बता देंगे। अब बात आती है कि सर ये टाइम के साथ में कम क्यों होता है क्रीप का वैल्यू। देखो होता क्या है, जब नया नया कंक्रीट रखा तो वो प्लास्टिक स्टेज में रहता है बहुत टाइम तक, उस टाइम पर अगर आपने लोडिंग लगा दी तो क्रीप आएगा ज्यादा। तो अगर आप क्रीप 7 दिन में करने गए सेम लोडिंग पर तो ज्यादा मिलेगा क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती। 28 दिनों पर वो स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सेम लोडिंग लगाना तुम्हें वैल्यू कम मिलेगा। अब 1 साल बाद गए, तुम्हें पता है कि कंक्रीट टाइम के साथ में स्ट्रेंथ लेता है
जबकि कंक्रीट जो सीमेंट है वह टाइम के साथ में स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। याद रखिएगा ये दो बात, कंक्रीट टाइम के साथ में स्ट्रेंथ बढ़ाता है और सीमेंट टाइम के साथ में स्ट्रेंथ को घटाता है। इसी कारण से एक साल पर गए तो कंक्रीट और ज्यादा स्ट्रेंथ ले लिया, भाई हीट ऑफ हाइड्रेशन चलता रहता है C2S के कारण से। जितना टाइम बढ़ेगा हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो रेट से बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और स्ट्रेंथ ज्यादा अचीव करने के कारण से सेम लोडिंग पर स्ट्रेन हमें और कम मिलेगा और हमें कम मिलेगा। ठीक है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज ही होता है बट स्लो रेट से बढ़ता है, अब स्लो रेट से बढ़ता है। ये बना लिए क्या ये? स्टार कर देना इसको। ये पूछ रखा है जनरली 28 दिन वाला पूछता है कि 28 दिन पर क्रीप का वैल्यू कितना होगा, तो 1.6 होगा। कितना होगा? 1.6 होगा, है ना। याद रखिएगा 7 दिन पर 2.2, 7 दिन पर 2.2, 28 दिन पर 1.6 और एक साल पर 1.1। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलें। हाँ, हम ऐसा मान के चलते हैं कि 10 साल तक हाइड्रेशन नामात्र खत्म हो ही जाता है, नामात्र चलता रहता है, नामात्र चलता रहता है। इस कारण से टाइम 0 के बाद स्टार्ट होगा ना। अरे भाई, जब तुम कंक्रीट को रखते हैं ना, रखते ही कुछ सेल्फ वेट के कारण से स्ट्रेन उसमें आ चुका होता है। ठीक है, सेल्फ वेट के कारण से उसमें स्ट्रेन आ चुका होता है रखते ही, तो वही होता है इंस्टेंटेनियस जो 0 टाइम पर आया। ठीक है, ठीक है प्रिंस। चलिए फिर बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है EC से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? EC से। सर एक बार श्रिंकेज के फैक्टर बताइए। देखिए श्रिंकेज के फैक्टर की बात करें तो अपने पास होता है, अपने पास सीमेंट, पानी, टाइम, बस ये 3। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि ये किस लॉ के से निकाला जाता है, तो आपको पता होगा हुक्स लॉ से निकाला जाता है। याद आया? टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा श्रिंकेज करेक्ट उतने ही ज्यादा आएंगे। आपको याद है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे निकाला जाता है? हुक्स लॉ से। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी किससे निकालेंगे? जल्दी से बताओ सभी लोग, किससे निकालेंगे? हुक्स लॉ से। नहीं, किससे निकालेंगे? जल्दी बताओ। हुक्स लॉ याद है या नहीं है? भूल गए? हाँ, लास्ट में स्क्रीनशॉट दे देंगे तुम्हें। अरे तो भाई याद है ना, तो हुक्स लॉ लगेगा नहीं लगेगा यहां पर? भाई हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता यहाँ पर। हुक्स लॉ का पहला जंक्शन ही भूल गए।
कि वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है, इसमें प्रोपोर्शनल तो चलता ही नहीं। इसका जब तुम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखते हो ना, इसका जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखते हैं तो आपको पता भी है ये कैसा दिखता है। इसका वैल्यू ऐसा बनता है, ऐसा जो मैक्सिमम वैल्यू आती है यह 0.002 पे मिलता है ये स्ट्रेन। बस बात आना कि ग्राफ अपने पास लीनियर कहाँ पे है, ये पूरा कर्व में होता है, तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता कंक्रीट के लिए। तो हम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं सीकेंट मॉडुलस का, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या लेके चलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला, जिसका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हमने एक इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया और हमने ये कहा इंपेरिकल फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है? क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है? क्या है फॉर्मूला? EC इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK और वैल्यू निकल जाती है न्यूटन पर mm के स्क्वायर के अंदर। अब सर इसका मतलब अपने पास क्या होता है? सर इसका मतलब अपने पास क्या होता है? मान के चलिए कि अगर आपको M25 देता है और कहता है कि इस EC का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या करोगे? इस 5000 अंडर रूट FC का मतलब होता है 25 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आप 25 रख देना, तो कितना निकल जाएगा? 25 का अंडर रूट 5, 5 5 25, तो 25 और फिर 3 जीरो न्यूटन पर mm का स्क्वायर, और किलो न्यूटन की बात करेगा तो 25 किलो न्यूटन पर mm का स्क्वायर। इसलिए कह देते हैं क्या कि मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंक्रीट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। पाप लगेगा सरफराज भाई, पाप लगेगा। 25 का अंडर रूट तो 5 तो कम से कम सही बता दो, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही आएगा ना। हाँ अरे भाई अभी पूरा होने दो, तुम्हारी कसम सब बताएंगे, तुम्हारी कसम सब बताओ सच। चलो ठीक है, बनाओ इसको, पहले इसको बनाओ। बना लिया? हाँ ये अलग प्रॉपर्टी है क्रिप के बाद, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हमने ये कहा ठीक है, अब हुआ क्या? हमने ये कहा कि भाई आपने जो ग्रेड लिया है उसका पूरा स्ट्रेंथ यूज लिया। हमने कहा भाई जब टाइम बढ़ेगा तो इसमें श्रिंकेज भी आएगा, क्रिप भी आएगा, तो बहुत डिफॉर्मेशन आ सकते हैं टाइम के साथ में, तो स्ट्रेंथ सेम तो नहीं मिलता। हमने कहा भाई बात तो सही है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो कोई बात नहीं, ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो हमने एक फॉर्मूला बोल दिया कि यह जो फॉर्मूला है 5000 अंडर रूट FCK वाला, ये आप तभी यूज करना जब आप सिर्फ 28 दिन तक के लिए निकालते हैं, तो इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म, इसलिए इसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने कहा कि लॉन्ग टर्म में इसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इसी वैल्यू को 1 प्लस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो इसे कहा जाता है अपने पास क्या? लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब तुम इस को यूज कर लोगे, क्या है? थीटा क्या है? थीटा क्या है? क्रिप कोफिशिएंट। याद रखना क्या है? क्रिप कोफिशिएंट। तो इसे कहा जाता है इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है?
क्रिप कोफिशिएंट, शाबाश, आप जीत चुके हैं 50,000 रुपए। लेने के लिए कृपया बने रहिएगा हमारे साथ, आगे 5 साल और आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए आप। आता कहाँ है? सब जगह आता है। तुमने क्वेश्चन नहीं लगाया जितेंद्र बेटा, सब जगह आता है, सब जगह। इफेक्टिव काम कैसे आएगा? जब तुमसे कहा जाए, जब तुमसे कहा जाए 10 साल के बाद, 10 साल के बाद डिफॉर्मेशन निकालो सोम में, है ना, तो तुम कहते हो कि सर अगर ये बीम है और लोड यहां पर आ रहा है तो जो डिफॉर्मेशन का वॉल्यूम है वो होता है WL³ अपॉन में 3EI। 3EI यही फॉर्मूला होता है नहीं होता? तुम बोल दो नहीं होता, तुम बोलो नहीं होता। होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ, होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? होता है नहीं? होता है नहीं? जल्दी बताओ, होता है ना? हाँ। तो जब आप ये डिफॉर्मेशन निकालोगे कब? 10 साल के बाद। कब निकालोगे? 10 साल के बाद। तो ये ई है ना, ये ई इफेक्टिव लिया जाता है। तभी कहता हूं कुछ काम कर ला करो फील्ड पर, जो तुम्हें सीखने को मिल जाए चीजें। पर नहीं, हमें तो सीधा जॉब करना है। थोड़ा बहुत फील्ड पे काम करो जो नॉलेज मिल जाए। समझ गए? है भाई नीतीश? समझे? जब लॉन्ग टर्म का डिफॉर्मेशन निकालते हैं तो जो ई रखा जाता है वो शॉर्ट टर्म वाला नहीं रखेंगे, वो हमेशा कौन सा रखेंगे? लॉन्ग टर्म वाला। इफेक्टिव टाइम के साथ में लेस कैसे होगा? अरे भाई तुम क्या कहना चाहते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या वो सेम बनी रहेगी? भाई वो हार्ड होता है, वो स्ट्रेंथ देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कम नहीं होगी क्या टाइम के साथ में? तुम भी कैसी बात करते हो? तुम भी कैसी बात करते हो? तुम में जो लचीलापन आज है, तुम जब 60 साल के हो जाओगे तो तुम्हें हम ऐसे घुमा दे हैं, गुलाटी मार दे तुम्हारे साथ, कर पाओगे तुम जल्दी से? नहीं कर पाओगे ना। तो फिर वही वाली बात है, टाइम के साथ में इलेक्ट्रिसिटी शरीर का कम होता है, सेम अपने पास वहां पर भी होता है। किसके साथ में? स्ट्रक्चर के साथ में। तुम तो बस ये कहा करो समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल तो हम तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे दे देंगे। ठीक है, चलो। अब तुम्हें कंफ्यूज करना चाहेगा, तुम्हें कंफ्यूज करना चाहेगा। अब एक फॉर्मूला और याद रखना WSM के अकॉर्डिंग, ठीक है? एज पर IS 456 1978, ये कोड किसका है? WSM। और जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं किसके लिए है? ये है अपने पास एज पर IS 456 2000। ये किसके लिए है अपने पास? LSM के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? LSM के अकॉर्डिंग। WSM के अकॉर्डिंग जो EC का वैल्यू है वह होता है 5700 अंडर रूट FC के न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, याद रखना WSM के अकॉर्डिंग ये वैल्यू पहले कितना था? 5700। हमने जब इसको मॉडिफाइड करा 2000 में LSM में लाकर, तो ये 5700 की जगह क्या कर दिया? 5000 कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब शर्माओ मत, सभी लिख लो। बहुत शर्मा रहे रामदेव बाबा। जिन्होंने RCC पढ़ लिया उनका तो रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, नहीं? उनका तो रिवीजन हो रहा है एक बार। अरे यार ये भी पढ़े थे वहां पर, अरे यार ये तो पढ़े ही थे, अरे यार ये भी तो पढ़े थे। चलिए, चलो कोई बात नहीं। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी नंबर 5, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट।
बना लिए? सबसे पहले लिखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सबसे पहला लिखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is determined either using cube, cylindrical and prismoidal shape। पहला चीज हमें क्या बता रहा है, देखो प्रॉपर्टी से एक चीज तो क्लियर हो रहा होगा, प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा है उससे एक चीज तो क्लियर हो रहा होगा कि हम कंक्रीट का क्या पता करना चाहते हैं। बताओ, हम कंक्रीट का क्या पता करना चाहते हैं? तो तुम कहोगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तुम क्या कहोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया भाई। जो चीज नाम से पता चल रहा है वो तो देखो बताने वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि सर कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? कैसे पहली बात क्या होती है, फिर बात आती है कि सर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हम जिस शेप का यूज करते हैं उसे ये नाम दिए गए हैं, क्यूब, सिलेंड्रिकल एंड प्रिज्मोइडल। कितने नाम दिए गए हैं? 3। अब क्यूब का मतलब क्या होता है? अब यहां पर क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है ये, क्यूब का मतलब होता है ये रहा क्यूब, ठीक है, जो कि कितना लिया जाता है? क्यूब कितना लिया जाता है? 150 mm का। क्यूब कितना का लिया जाता है? 150 mm का। और ये जो क्यूब वाला सिस्टम है ना, ये यूज होता है कहां पर? इंडिया में। कहां यूज होता है? इंडिया में। ओके, फिर दूसरा जो सिस्टम है वो है सिलेंड्रिकल। कैसा होता है? ये रहा सिलेंड्रिकल, इसे सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल में हमें ना कोई डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं है। उन्होंने ये कह रखा है कि यह इसका लेंथ है और यह इसका डाया है। उन्होंने स्पेसिफाई ये कर रखा है कि जो L/D है ना, इसका रेशो 2 होना चाहिए। इसका रेशो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये 2 के अकॉर्डिंग हम जनरली अगर बात करें तो हम यहाँ पर 150 का लेते हैं। हम यहाँ पे 150 का लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप D 150 mm रखे, अगर आप D यहाँ पे 150 रखे तो L कितना निकल के आएगा? 300 mm। कितना निकल के आएगा? 300 mm। तो ये जो डाटा है ना, ये यूज करती है वेस्टर्न कंट्रीज। कौन यूज करता है? इन वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, वेस्टर्न कंट्रीज ये यूज करती है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं क्यूब को। समझ गए? और ये जो प्रिज्मोइडल है ना, ये और कहीं कंट्री यूज करती होगी, ठीक है। तो याद रखना, जो क्यूब है वो यूज करता है इंडिया, सिलेंड्रिकल है वो यूज करता है वेस्टर्न, अमेरिका हो गया, अपने पास जर्मनी हो गया, उस जगह पर कंप्रेसिव ये यूज करते हैं। और जो प्रिज्मोइडल है ना, ये भी कहीं ना कोई यूज करता होगा। तो जनरली हम इन्हीं 3 का यूज करते हैं। मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो, बस मुझे ये बता दो। मुझे समझ नहीं आता कि जब तुम RCC पढ़ लिए तो यही क्वेश्चन तुम मुझसे क्यों पूछते हो? या तो तुम मुझे चेक कर रहे हो, या तो तुम मुझे चेक कर रहे हो, या फिर तुम मुझे बता रहे हो। क्योंकि तुम्हें तो कंफ्यूज क्यों हो? अभी हम बताएंगे ना, तुम अभी इससे पहले ही वो क्वेश्चन पूछने लग गए जो हम बताने वाले हैं, तो मतलब यही तो है। तो तुम्हें मैं चेक कर रहे हो। सब लिखवाएंगे, सब, तुम्हारी कसम, सब लिखवाएंगे, ठीक है। हाँ,
चलिए हिंदी तुम बता दिया करो, तुम्हें हिंदी में लिखना है, हम पता भूल जाते हैं, तुम बोल दिया करो। लिखो, इस टेस्ट से हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज्ञात करते हैं। संपीड़न क्षमता, इस टेस्ट से कंक्रीट का संपीड़न क्षमता ज्ञात किया जाता है। ज्ञात, देखो हमारा क्या या किया दिक्कत रहता है ना। इस मेथड से कंक्रीट का संपीड़न क्षमता ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। लिख लिया, लिख लिया, हाँ है ना, हाँ। दूसरा, इस टेस्ट को क्यूब, सिलेंडर एंड प्रिज्मोइडल पर कर सकते हैं। प्रिज्मोइडल आकृति पर कर सकते हैं, आकृति, हाँ आकृति पर कर सकते हैं, ठीक है। इस टेस्ट को क्यूब, सिलेंड्रिकल एंड प्रिज्मोइडल आकृति पर कर सकते हैं, ठीक है। क्यूब कौन यूज करता है? इंडिया। प्रिज्मोइडल जो सिलेंड्रिकल है वो कौन यूज करता है? वेस्टर्न कंट्रीज। प्रिज्मोइडल शेप होता है ऐसे, प्रिज्मोइडल शेप होता है ऐसे लंबा सा, ठीक है। ये भी कोई कंट्री यूज करती है पर पता नहीं मुझे कहाँ पे, ठीक है। राठौड़, आप सिर्फ हिंदी लिखते हो या दोनों? ये दोनों लिखता है, दोनों, बाय लैंग्वेज, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, चलो इन शेप के बारे में बात हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई क्या शेप हर बार 20 ही लेते हैं क्या? भाई अब मैं इंडिया की बात करूंगा, है ना, हमारे यहाँ पर अच्छा है, हम सब बोलेंगे हमारा इंडिया है, हम वहाँ के निवासी हैं और यहाँ अच्छा है, बस ये बोलना है, तो हम सिर्फ अब इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर कितना लेते हैं साइज ऑफ क्यूब, जल्दी से बताओ, साइज ऑफ क्यूब इंडिया में कितना लिया जाता है? कितना लिया जाता है? इफ साइज ऑफ एग्रीगेट इज मोर और is equal to or more than 20 mm, तो size of cube 150 mm। अगर size of aggregate is less than 20 mm, then size of cube is 100 mm। अब आपसे कहता है कितने एग्रीगेट साइज पर क्यूब का साइज 150 की जगह 100 mm लिया जाता है, तो आंसर कितने एग्रीगेट साइज पर क्यूब की डायमेंशन को 150 की जगह 100 लिया जाता है, तो आंसर जब एग्रीगेट का साइज 20 से कम होगा 19 नहीं होता, यूं कहेंगे 20 से कम, 19 मत बोल देना ठीक है, यूं कहो 20 से कम होते ही हम साइज 100 mm लेंगे, ठीक है। सीखे बेटा, तुम तो बहुत खतरनाक हो, कहां से हो तुम? ऐसी के अब तुमसे पेपर में अगर पूछ ले, अगर पेपर में अब तुमसे पूछ ले प्रेफरेबल साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट, तो कितना आंसर करके आओगे? आंसर करके आना 20 mm, ठीक है। और वर्केबिलिटी कितने बड़े एग्रीगेट से साइज से ज्यादा के लिए नहीं होता? 38। अब कितना हो गया? 40। समझ गए?
कौन कौन देखेगा मैच? हाँ अभी दिखा रहा हूं तुम्हें, ब्लॉक मार दो तुम्हें, हैं ब्लॉक मार दे सरफराज, तुम मैच देखना, अभी कमेंट्री कर लो, नहीं अभी कमेंट्री कर लो जब तक क्लास अंदर है, फिर तुम मैच देख लेना, यूं तो नहीं, पढ़ लो, पाप लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो प्रेफरेबल साइज पूछे एग्रीगेट के लिए, कंक्रीट के लिए, तो याद रखना 20 mm, और ये भी याद रखना कि अगर स्लम टेस्ट की बात करते हैं तो वो 38 से या 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। अरे भाई मजाक कर रहे थे, हम भी देखेंगे रात को, टेंशन मत लो, है ना, मजाक कर रहे थे, दिल पे मत लो ज्यादा, ठीक है। चलो अब एक्सप्लेन करें, हैं भाई एक्सप्लेन करें अब। चलो अब है प्रोसीजर, अच्छे से सुनना, एक एक करके, एक एक करके, है ना, आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले मिक्स बनाया, घोल पेस्ट बनाया, किस साइज में डालोगे? साइज ऑफ मोल्ड, बताओ किस साइज में डालोगे? नहीं वो नहीं पूछेगा, 150 mm। नंबर ऑफ स्पेसिमेन कितने बनाए जाते हैं एक कंक्रीट से? तो आंसर 3। कितने बनाए जाते हैं? 3। कंक्रीट में ये तुम्हारे पास मोल्ड है, इस मोल्ड में कितनी लेयर में कंक्रीट को भरा जाता है? इस मोल्ड में कंक्रीट को कितने लेयर में भरा जाता है? तो आंसर 3, ठीक है, आंसर 3। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा, ठीक है, कंक्रीट फिल इनटू द मोल्ड इन नंबर ऑफ लेयर, तो आंसर 3। हर एक लेयर भरने के बाद, जैसे मैंने एक लेयर भरा तो इसको टैपरिंग रोड से कितनी बार मारेंगे? टैपरिंग रोड से कितनी बार मारेंगे? जल्दी से बताओ भाई, टैपरिंग रोड उसको कितने से बार मारेंगे? हाँ बिल्कुल सही, नंबर ऑफ ब्लो, तो आंसर 25। टैपरिंग रोड, ये सही पूछा तुमने, है ना, टैपरिंग रोड। अरे ये तुम कहाँ चले जाते हो, तुमसे ये बताएं, ये है टैपरिंग रोड। टैपरिंग रोड का हाइट जल्दी से बताओ, इसका हाइट कितना था? 60 सेंटीमीटर, क्या था? 60 सेंटीमीटर। इसका डाया कितना था? 16 mm। क्या सर वही होती है जो पहले थी? भाई लैब टेस्ट है, लैब टेस्ट, लैब में तो रोड वही पड़ी रहती है, उसी से काम चलाते हैं, उसी से काम चलाते हैं, समझ गए ना। ये वही टैपिंग रोड है जिसका काम हमने कम स्लम में भी किया था, कंपैक्शन फैक्टर में भी किया था, अपने पास फ्लो टेबल में भी किया था, और साथ में वीवी टेस्ट में भी किया था, याद है? हाँ जुगाड़ कहते हैं इसे सही है तो ये है अपने पास टैपिंग रोड, इसके कहा जाता है टैपरिंग रोड। बस सिर्फ काम में ही लेना, ठीक है। हाँ तो 3 लेयर में डाल दिया, अच्छे से भर गया, छोड़ दो, छोड़ दो इसको। हम बीएमसी नहीं पढ़े हैं सर, कोई बात नहीं, मैंने कब कहा कि इसके लिए तुम्हें ब्रिक आना चाहिए? मैंने कहा? नहीं कहा। मैंने कहा इसके लिए तुम्हें टिम्बर आना चाहिए? हाँ नहीं कहा। मैंने कहा तुमसे कि इसके लिए तुम्हें सीमेंट आना चाहिए? नहीं कहा। तो जरूरी नहीं है कि तुमने इसके लिए बीएमसी पढ़ा हो, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं बेटा, आप कंक्रीट पढ़ रहे हो,
कंक्रीट पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ पढ़ोगे, अब बीएमसी पढ़ोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे ऑफलाइन पढ़ोगे, बताओ कैसा मन है तुम्हारा पढ़ने का? पटना आके पढ़ाए यहीं से पढ़ाए? अरे आर के, हाँ चलिए देखेंगे कहाँ मिलते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखो, पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के मोल्ड में डाला, कितने लेयर में डाला? 3 लेयर में। एक लेयर को कितने ब्लो से करा? 25 बार से। किससे? टेपरिंग रोड से। भरने के बाद उसको छोड़ दो, कितने घंटे के लिए? छोड़ दो, ठीक है। लेफ्ट फॉर ड्राइंग, लेफ्ट फॉर ड्राइंग कितने घंटे? 24 घंटे। लेफ्ट फॉर ड्राइंग ऑफ मोल्ड, 24 घंटे के बाद आना। अगले दिन ना धो के इस मोल्ड को निकालना और निकाल के डाल देना पानी में, समझ गए? मोल्ड से निकालो 24 घंटे के बाद आके और कहाँ डाल दो? पानी में। बिल्कुल सही, बंदे ने बिल्कुल पढ़ा है, प्रैक्टिकल करा है, ठीक है। आफ्टर दैट मोल्ड इमर्ज इन वाटर for complete heat of hydration process, ओके। पानी में डाल दो। अब कब निकालोगे? जब तुम्हारा मन करे, 3 दिन, 7 दिन, 28। तो मतलब कब निकालते हैं, ठीक है। निकालने को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे रिमूव फ्रॉम वाटर एट द एज ऑफ टेस्टिंग। जिस दिन भी तुम्हें टेस्टिंग करना हो, अगर आपसे कहे कि मुझे कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालना है, तो कितने दिनों पे बाद निकालोगे? एक बात बताओ कि तुम्हें अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालना है तो तुम कितने दिनों के बाद निकालोगे? 28 दिन। 28 दिन वो टाइमिंग है जहां पे कंक्रीट का या सीमेंट का हाइड्रेशन 99% हो जाता है या 95% हो जाता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो हमें कब अचीव होगा? आफ्टर द 28 डे, ठीक है। तो रिमूव फ्रॉम वाटर एट द एज ऑफ, आंसर लिख देना 28 दिन, क्योंकि 28 दिन पर क्या है? ये होता है कैरेक्टरिस्टिक डे। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक एज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। 28 दिन पे निकालो और निकाल के कहाँ रख दो? यूटीएम मशीन पर। निकाल के कहाँ रख दो? यूटीएम मशीन पर। तो नेम ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है? यूटीएम। और आपको एक बात बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसको हमने कहा है स्ट्रेंथ, और जहां पे भी स्ट्रेंथ की बात करें, तुम्हारी कसम मैं हिंदी लिखवाए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। जब मैंने कभी भी स्ट्रेंथ कहा है तो वहां पर लोडिंग जो लगती है वो है क्या होती है? उसे कहते हैं रेट ऑफ लोडिंग। क्या कहते हैं उसे? रेट ऑफ लोडिंग। तो यहाँ पर तुम्हारे पास रेट ऑफ लोडिंग लगाया जाएगा इसी मशीन पर। तो कितना रेट ऑफ लोडिंग होता है? कितना रेट ऑफ लोडिंग होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यह लोडिंग फिक्स की जाती है यूटीएम पर।
और कब तक लगाते रहते हैं? जब तक वह फेल ना हो जाए, जब तक वह फेल ना हो जाए। फेल हो गया, निकालो, दूसरा मोल्ड लाओ, फिर रेट ऑफ लोडिंग फिक्स करो 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फिर बढ़ाते रहो, फेल हो गया, हटाओ इसको, तीसरा लगाओ, रेट ऑफ लोडिंग फिक्स करो 14 न्यूटन पर, तीसरे का आगे स्ट्रेंथ, तीनों का एवरेज ले लो, तीनों का क्या ले लो? एवरेज ले लो, ठीक है। पर मिनट इस रेट से लगाते जाओ जब तक फेल ना हो जाए, और तीनों का क्या ले लो? एवरेज, और जो एवरेज आएगा वह कहलाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो राठौड़ लिखो, ये तो लिख लिया था आपने, है ना? ये तो लिख लिया था आपने, ये लिख लिया था यहां तक लिख लिया था कि राठौड़? बताओ। है ना? इसके बाद लिखो प्रक्रिया, लिखो प्रक्रिया, लिख लिया? प्रक्रिया में लिखिए मोल्ड का आकृति या ढांचे का आकृति 150 mm 150 मिलीमीटर, नंबर ऑफ स्पेसिमेन, नंबर ऑफ स्पेसिमेन लिख लेना 3, नंबर ऑफ स्पेसिमेन लिख लेना 3। तीसरा कंक्रीट, तुम तो सिंपल लिखो ना, तुम तो हिंदी में हो ना, लिखो कंक्रीट को 3 लेयर में मोल्ड में डाला जाता है। कंक्रीट को या कंक्रीट पेस्ट को 3 लेयर में मोल्ड में डाला जाता है, और एक लेयर को, और हर लेयर को 25 बार कूटा जाता है, और हर लेयर को 25 बार रोड से पीटा जाता है, पीटा जाता है। लिख लिया? लिख ली? उसके बाद कंक्रीट क्यूब को, इसके बाद कंक्रीट क्यूब को 24 घंटे के लिए सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कंक्रीट क्यूब को सुखाने के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद स्पेसिमेन को मोल्ड से निकाला जाता है। 24 घंटे के बाद स्पेसिमेन को मोल्ड से निकाला जाता है और पानी में डुबो दिया जाता है, और पानी में डुबो दिया जाता है, जिसके कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन सुचारू रूप से चलती रहती है, जिसके कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन सुचारू रूप से चलती रहती है, चलती रहती है। और क्या बोलेंगे जिस दिन पर टेस्टिंग करना हो, और क्या बोलेंगे, और जिस दिन टेस्टिंग, जिस दिन कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिस दिन कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड ज्ञात करना होगा, जिस समय कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज्ञात करना होगा, उसी समय कंक्रीट क्यूब को पानी से निकाला जाएगा, कंक्रीट क्यूब को पानी से निकाला जाएगा।
अब ये डायरेक्ट लिख लो, ऑपरेटर्स का नाम, मशीन का नाम यूटीएम, मशीन का नाम यूटीएम, क्या बोलेंगे पूरा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और रेट ऑफ लोडिंग, बाहर लगाने की, रेट को क्या कहते हैं, बाहर लगाने की दर 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। और कब तक लगाएंगे, जब तक फेलियर ना हो जाए, कब तक लगाएंगे, जब तक फेलियर ना हो जाए। यहां तक सभी ने बना लिया तो हम आगे चले, यहां तक सभी ने बना लिया तो हम आगे चले, है ना। चलिए अब राठौड़, अब डायरेक्ट लिखना है, उसका हिंदी नहीं है, है ना, क्योंकि हम उसमें सीधा सैंपल ही बता रहे हैं अब आपको। देखिए हमने कितने पे टेस्टिंग करा, पहले क्यूब पर, दूसरे क्यूब पर और तीसरे क्यूब पर। तो इसको हमने बोला है, इसको हमने बोला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पेसिमेन। तो इसका स्ट्रेंथ कितना निकला x, इसका स्ट्रेंथ कितना निकला y, इसका स्ट्रेंथ कितना निकला z। अब कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए सैंपल, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं। तो मैंने कहा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल, तो मान के चलो कि इसको मैंने बोल दिया A, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज ना, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए सैंपल। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, और इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या निकल गया, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए सैंपल। और एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन होते हैं बेटा, 3 होते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पेसिमेन, तो x y z इन तीनों का एवरेज निकालते हैं तो कहते हैं एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल x y z डिवाइड बाय 3। अब कोड क्या कहता है, अब कोड क्या कहता है, कोड कहता है यह है एक्सेप्टेबल, यह एक्सेप्टेबल तभी होगा जब ए प्लस माइनस 15% ऑफ ए इसके बीच में यह स्ट्रेंथ लाई करे। मतलब रेंज अपने पास एक आ चुका है, रेंज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो बना, a माइनस 15% ऑफ a, और यह रेंज बन गया a प्लस 15% ऑफ a। अगर आपके पास जो a का वैल्यू है, अगर आपके पास जो a का वैल्यू है अगर इस रेंज के बीच में लाई करता है तो वह एक्सेप्ट कहलाएगा, अदरवाइज उसको हम कैंसिल कर देंगे, उसको वाइड हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये जो प्लस माइनस 15% है ना, ये है, कौन सा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेंज, इसका क्या नाम था, वेरिएशन, बिल्कुल सही, वेरिएशन, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वेरिएशन, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कितना वेरिएशन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, इसको पता करने के लिए तो कहोगे प्लस माइनस 15%, कितना है, प्लस माइनस 15%। कर लिया,
लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन यही है कि कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ वेरिएशन कितना अलाउ रहता है, तो कहेंगे 15%। ये रेंज होती है, रेंज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ए माइनस 15% और दूसरा बाहरी रेंज है ए प्लस 15%। और अगर तुम्हारे पास जो ये ए है एवरेज स्ट्रेंथ इनके बीच में लाई करेगा तो हम कहेंगे ओके, ठीक है। अदरवाइज क्या कह देंगे कि रिजेक्ट, अदरवाइज क्या कर देंगे रिजेक्ट। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखिए क्या? हाँ हाँ लिख लीजिए, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिख लीजिए, एक्सेप्टेंस लिमिट भी लिख लीजिए। सॉरी, जैसे कि मान के चलिए आपके पास ये M 10 ग्रेड का बनाया, M 10 ग्रेड का बनाया, तो आपके पास ये स्ट्रेंथ आ गई 11, ये आ गई 11.5 और ये आके निकल गए आपके पास 9.5। इनका एवरेज निकालो तो क्या हो गए 11 प्लस 11.5 प्लस 9.5 डिवाइड बाय 3, तो कितना बना? जोड़ना, इसका एवरेज निकालो कितना बना? 20 और 31 डिवाइड बाय 3 कितने निकल गया? 10.33, 10.33 है ना। बत्तीस 10.67, ठीक है। चलो 10.67 का 15% निकालो, 10.67 का 15% निकालना कितना हुआ? 10.67 का 15% निकालो, 1.6। तो एक बार 10.67 में ये माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा? यहां से लिमिट 9, और एक बार इसको जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 6 पॉइंट जोड़ देंगे तो 11 12, तो बन जाएगा 12.2। अब एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास जो ये x y z का वैल्यू आ रहा है क्या 9 से 12 के बीच में है? जो ये x y z का वैल्यू आ रहा है वो 9 से 12 के बीच में है ना। तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, ये तो ये क्या है? एक्सेप्टेबल लिमिट है। और अगर इन x y z का वैल्यू इस रेंज से बाहर जाता है तो उसको कह देंगे रिजेक्ट है, या इससे कम जाए तो भी रिजेक्ट है, और इससे ज्यादा जाए तो भी रिजेक्ट है। ओके, x y z लिखना यहां बीच में, a हटा देना। समझ गए बात को? क्या अब आप बात समझ चुके हैं क्या? ठीक है, चलिए राठौड़ नोट कर लिया क्या भाई? नहीं करा? कर लिया। चलिए अब इसके बाद आपको एक डाटा रहता है, इसे बोलते हैं लैब डाटा। क्या बोलते हैं? लैब डाटा। ये डाटा अपने पास क्या है? ये हर जगह कांस्टेंट रहता है। एक बात बताओ कि जो तुम्हारा कमरा है, कमरे का टेम्परेचर कितना होता है? अभी समझा रहे हैं, एक कमरे का टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री। कितना होता है? 27 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। तो अगर कहे कि इस टेस्ट को या किसी भी टेस्ट को किस अपने पास टेम्परेचर पे करना चाहिए, ठीक है, तो याद रखना टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑफ लैब। कोई भी टेस्ट हो तो ये रेंज याद रखिएगा 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। इससे कम ज़्यादा हुआ तो ठीक है, बट इससे अगर वैल्यू अदर होती है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो सुटेबल नहीं माना जाता है, ठीक है। और अगर तुमसे कहे कि एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी है वह कितना होना चाहिए, तो आंसर 90%। और ये वो लैब डाटा है जो हर जगह एप्लीकेबल है। सीमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेबल है, ब्रिक टेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेबल है, टिम्बर टेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेबल है, कंक्रीट टेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेबल है, स्टोन टेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि डाटा कहाँ का है, लैब का। और लैब तो एक ही होती है भाई, अलग अलग लैब तो नहीं होती। लैब डाटा ऑलवेज कांस्टेंट फॉर बाकी सभी टेस्टों के लिए, ठीक है। ओके, अब दूसरा आपके पास होता है, दूसरा आपके पास यहां पर होता है क्या, एक होता है एज ऑफ टेस्टिंग। क्या होता है? एज ऑफ टेस्टिंग। एज ऑफ टेस्टिंग मैंने आपको कहा है कि अगर आपसे कहता है कि मुझे स्टैंडर्ड एज ऑफ टेस्टिंग बताओ, अगर आपसे स्टैंडर्ड, देखो तुम लैब में एसी लगा सकते हो पर सब नहीं लगा सकते, ठीक है ना भाई। जैसे लैब में, जैसे अब मेरे पास यहाँ पे एसी है, क्या तुम सभी के कमरे में एसी है? नहीं। हम जैसे मेरे घर पे है तो तुम्हारे सबके घर पे है, मेरे घर पे नहीं है। अब बताओ क्या कर ले? तो मतलब हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे एक गरीब के पास कम से कम एसी तो होना ही चाहिए, नहीं। उसके खाने कपड़ा नहीं है पहनने को, नीचे तुम कह रहे हो कि एसी चाहिए ऊपर सिर पर, तो कैसी बात बनेगा? नहीं, तो ऐसे जरूरी नहीं है। तो हम नॉर्मल बातें करते हैं जो सब लोग फिजिबल हो सके उसमें। तो एज ऑफ टेस्टिंग की बात करें और पूछे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेज होता है, तो आंसर होता है 28 दिन। आंसर कितना होगा? 28 दिन। अब तुमसे क्या कहता है, तुमसे कहना क्या चाहता है, जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं M20। M20 का मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 28 है। कितनी है? 28 है। कितने दिनों के बाद? आफ्टर 28 डेज। आफ्टर 28 डेज किसमें है? न्यूटन पर mm के स्क्वायर के अंदर। यह है स्ट्रेंथ, इसको कब मिलेगा? 28 दिनों पर। अब एग्जाम में आपसे पता है कैसे पूछता है? कहता है 3 दिनों पर बताओ, कहता है 3 दिनों पे बताओ। क्या कहेगा? 7 दिनों पर बताओ। क्या कहेगा? 28 दिनों पर बताओ। जो ये 28 दिन वाला होता है ना, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड डेज, स्टैंडर्ड एज, या इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। मैंने अगर M20 कहा, मैंने अगर M20 कहा तो M20 का स्ट्रेंथ अगर मैं परसेंटेज में कहता हूं, किसमें कहता हूं? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है 100%। तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल गया? 20 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। 3 दिन पे स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जितना भी यहाँ पे नंबर होता है ना, उसका 50% मिलता है। कितना मिलता है? 50%। तो बताओ 20 का 50% कितना होगा? 20 का 50% कितना होगा? तो तुम क्या होगे सर? 10 होगा। तुम क्या होगे? 10 होगा। और अगर 7 दिन पे बात करें ना, तो 7 दिन का 28 दिन के कंपेयर में जो स्ट्रेंथ मिलता है वो मिलता है 66.67। कितना मिलता है? 66.67। तो मुझे बताओ कि 20 का 66.67 कितना होगा? कितना होगा? 13 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। अब तुमसे एक पेपर में कह दिया कि 3 दिन का स्ट्रेंथ मैं कंपेयर करता हूं 28 दिनों से, तो मुझे कितना स्ट्रेंथ मिलेगा? अगर मैं 3 दिन की स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं 28 दिनों से तो मुझे कितना स्ट्रेंथ मिलेगा? तो आंसर 50%।
अगर मैं 28 दिन की कंपेयर करता हूं, 7 दिन के स्ट्रेंथ को कंपेयर करता हूं 28 दिनों से, तो मुझे कितना कंपेयर मिलेगा? तो आंसर होगा 66%। अगर मैं इसी को फ्रैक्शन में पूछ लूं, फ्रैक्शन में, तो इसे बोलते हैं 1/2, इसको बोलते हैं 2/3 और इसको कहते हैं 1। क्लियर है? ये फ्रैक्शन में पूछ लूं तो क्या दिक्कत हो गई? नहीं ना, 100 से डिवाइड कर देना, अपना आप आ जाएगा। 100, जिसको दिक्कत हो 100 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा। बस मुझे एक बार है ना इस 25 के लिए निकालना बता दो। अगर m 25 अगर दे दिया तो 28 दिनों पे स्ट्रेंथ कितना होगा? सिर्फ इस 25 के लिए बता दो, मैं समझ जाऊंगा, तुम समझ गए। 25 बिल्कुल सही। सब निकालना सिखाएंगे, तुम्हारी कसम, सब निकालना सिखाएंगे। थोड़ा सा देर और रुको। 7 दिनों पर कितना होगा? 7 दिनों पर m 25 के लिए, 7 दिनों के लिए m 25 पर सात दिनों पर m 25 के लिए कितना निकला? तो बोल देंगे 17। ये पूछ रखा है DMRC ने, बोला m 25 ग्रेड के लिए 7 दिन पर बताओ, तो तुम दिक्कत नहीं होगा अब निकालने में। अगर कोई सा भी ग्रेड आ जाए पता कर लोगे भाई, अगर कोई सा भी ग्रेड आ जाए इन दो के अलावा तो आप कर लोगे, अब तो दिक्कत थोड़ी ना आएगा कहीं पर। चले आगे चले। शुभम समझ नहीं आया? तुम्हें भी बादाम खिलाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। देखो, अच्छा तुम पहले दिन से क्लास ले रहे हो क्या? तुम पहले दिन से क्लास ले रहे हो? है ना? m का मतलब क्या है? m का मतलब क्या है यहां पर? मिक्स। और ये नंबर क्या बताता है? ये नंबर क्या बताता है? ये जो पीछे का नंबर है ये क्या बताता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितने दिनों के बाद मिलती है? कितने दिनों के बाद मिलती है? 28 दिनों के बाद में। तो 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होगी वो m 25 के लिए 25 मिलेगी क्या? अगर m 25 की बात करूं तो 28 दिनों पर 25 मिलेगी क्या? शुभम जल्दी बताओ भाई। तुम सो गए है ना? 3 दिन पर निकालो ना, 3 दिन पर, तो इसका 50% ले लेना। 3 दिन पे निकालो तो इसका 50% ले लेना, तो 25 का 50% कितना होगा? है ना? और जब 7 दिन पर पूछे ना तो उसका 66.67% ले लेना। और जब तुमसे इसका पूछे ना 7 दिन का तो इसका 67% ले लेना। तुम्हें अपना आप आ जाएगा चीज, अपने आप आ जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब हमने क्या क्या पढ़ा है। अब हमने पढ़ा है कि भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होता है, किन किन के ऊपर पता कर सकते हैं। एग्रीगेट चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा? होगा 20 से ज्यादा वाले या 20 के लिए 150 और उससे कम के लिए 1 अपने पास 100 हो जाएगा। प्रोसीजर क्या होता है हमने वो भी फाइंड करा। टाइम के साथ में कैसे वेरी कर सकता है हमने ये भी फाइंड करा। अब बात करते हैं कि अगर मैं क्यूब की जगह सिलेंडर लूंगा तो क्या होगा। सर मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी क्या? 99.99% हम 28 दिन ही मान के चलते हैं, बट अगर प्रैक्टिकल देखें तो जो स्ट्रेंथ है वो 10 साल तक मिल जाती है। 10 सालों तक स्ट्रेंथ चलती रहती है। क्यों? हीट ऑफ एडिशन कंप्लीट नहीं होता। 99.99% थ्योरेटिकल यही कहा जाता है कि 99.99% 28 दिनों पे मिल जाती है।
तभी तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है 100%। कितना लिखा है 100%। चलो कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एंड सिलेंडर। सिलेंडर, और सिलेंडर को ही कहते हैं कोर टेस्ट। इस सिलेंडर को ही कहते हैं कोर टेस्ट। क्या बोलते हैं? कोर टेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोर टेस्ट। नहीं, मेट्रो का ब्रिज आता है, मेट्रो तो नहीं आता। मेट्रो का ब्रिज आता है, मेट्रो तो नहीं आता। पर चलो मान लो आता है, उसके बाद आता है, उसके बाद जल्दी बताइए क्या पूछ रहे हैं? वो आप आरसीसी में पढ़ोगे, उसमें ये होता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? वो स्ट्रेंथ जिसका 95% प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं इस मेंबर को डिजाइन करता हूं इस स्ट्रेंथ के लिए, तो ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ वह कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 95%। अब 5% को लेके क्या कैसे कहता है कि अगर मैं इस लोड के अकॉर्डिंग इस मेंबर को डिजाइन करता हूं, तो ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ यह लोड 5% चांस होगा कि इसको एक्सीड करके इसको फेल कर जाएगा, इसको फेल कर जाएगा। हाँ, मास में ही आता है, मास में ही आता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो एक तो हम ले लिए क्या? सिलेंडर। एक तो हम ले लिए सिलेंडर और एक हम ले लिए क्यूब। एक हम ले लिए क्यूब। सिलेंडर का साइज, सिलेंडर का साइज कितना था? लेंथ की बात करें और इसका कितना है? ये कितना था? 300 mm। ये कितना है? 150 mm। ये कितना है? 150 mm। ये कितना है? 150 mm। दोनों को किस मशीन पे टेस्ट करोगे? दोनों को किस मशीन पे टेस्ट करोगे? जल्दी से बताओ, दोनों को किस मशीन पे टेस्ट करोगे? यूटीएम तो लगा दो, ये भी यूटीएम से सब्जेक्टेड है, ये टी यूटीएम से है, ये भी यूटीएम से सब्जेक्टेड है, ये भी यूटीएम से सब्जेक्टेड है। अब होगा क्या? अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही लोड लगा तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ तक मिला, और यहाँ पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ यहाँ तक मिला। जबकि इस लोडिंग में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरलैप करने लग गया। क्या करने लग गया? ओवरलैप करने लग गया। अब होगा क्या कि यहाँ तो लोडिंग लगाया और जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सिर्फ यहीं तक ही होके रह गया। क्या दोनों ओवरलैप करें? क्या दोनों ओवरलैप करें? नहीं ना। तो कंक्रीट के अंदर अगर हम सिलेंडर से टेस्ट करते हैं तो जो डाटा यहां से निकलता है वो एक्यूरेट है, बिल्कुल लैब डाटा है ना।
और जब हम इस क्यूब के ऊपर करें तो इनका जो स्ट्रेस है वो ओवरलैप कर जाता है। लोडिंग लगाते हैं, जैसे तुम लोडिंग लगाओगे तो बीच में कहीं जाके नीचे वाले मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहेंगे और यही बीच वाले मॉलिक्यूल ऊपर जाना चाहेंगे, तो वैसे पिसके रह जाएंगे बीच में। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो ओवरलैप कर जाती है। क्या कर जाती है? ओवरलैप। जिस कारण से जितना भी स्ट्रेंथ होता है उससे ज्यादा शो करता है, जितना भी स्ट्रेंथ होता है उससे ज्यादा शो करता है। और यही कारण है कि हम जब इसको टेस्टिंग में लेते हैं और जो डाटा निकल के आता है लैब डाटा, उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन कर देते हैं। पर यहाँ पर हम इंडिया में क्या करते हैं कि जो भी डाटा निकल के आता है ना, जैसे कि हमने कह दिया कि ये FC निकल के आ गया, तो हम कहते हैं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो मेंबर यूज करते हैं वो यूज करते हैं बड़े बड़े, कुछ इसके जैसे, इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ता है 1.5 से। फिर एक बार और हमने ये कहा कि मेंबर पे जो लोडिंग लगती है ना वो यहां से भी लगती है और यहां से भी लगती है, बट आप तो टेस्टिंग सिर्फ ऊपर से किए, तो इसको एक बार और डिवाइड करो तो वैल्यू मिलती है 0.45 FC। कितनी मिलती है? 0.45 FC। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ जो आती है वो ओवर आती है। इस कारण से हमें कम को लेकर डिजाइन करना पड़ता है और यहाँ से जितना डाटा निकल के आता है ना उसी के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर देते हैं। कोई भी फैक्टर शिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लोडिंग वाला लगाते हैं हम यहाँ पर। समझ गए? तो तुमसे दो बातें यहाँ पे पूछ सकता है, तुमसे दो बातें यहाँ पे पूछ सकता है इन दोनों को लेकर। पहली बात यहाँ पर पूछता है कि which shape should be used in testing। कौन सी शेप को टेस्टिंग में यूज करना चाहिए? बताओ, कौन सी शेप को टेस्टिंग में यूज करना चाहिए? कौन सी शेप को हमें टेस्टिंग में टेस्ट लेना चाहिए? बताओ। सिलेंड्रिकल को लेना चाहिए, सिलेंड्रिकल को लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा इन दोनों को लेकर? दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा? ठीक है, विच शेप यूज इन टेस्टिंग, और हम टेस्टिंग किस शेप पर करते हैं? हम टेस्टिंग किस शेप पर करते हैं? इस पे नहीं करते, इस पे करते हैं। समझ गए बात को? ये पूछ सकता है तुमसे, अब तक पूछा नहीं है पर तुमसे पूछ सकता है। एक्यूरेट डाटा की अगर हम बात करें तो सिलेंड्रिकल से मिलता है, और अनफेयर डाटा की मतलब कि खराब डाटा की बात करें तो वह क्यूब मिल देता है, तो वह क्यूब देता है। ठीक है। और रीजन पता है, इसका स्ट्रेंथ तुमसे पूछता है कि भाई इसका स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों आता है, तो ये कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कहा था उसको, क्यूब शो मोर स्ट्रेंथ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड सरफेस। कहते हैं कि जो ये है प्लेट अपने पास यहाँ पे ना लोडिंग लगती है इस तरीके से, कहता है कि यहाँ पर इस प्लेट के और सरफेस पे जो फ्रिक्शन होता है ना उस कारण से, यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे प्लेट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कंसिडर कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखते ना, नॉट कंसिडर अफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन के इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है। एक बार डायग्राम बना लेना राठौड़, फिर हिंदी में बोलते हैं। एक बार ये डायग्राम बना लेना फिर हम बताते हैं। यहाँ पे लिखना
किस शेप को टेस्टिंग में यूज करना चाहिए, किस आकृति को टेस्टिंग में यूज करना चाहिए। तो ये सही है, ये गलत, ये करना चाहिए। क्यों? एक्यूरेट डाटा आता है, कोई फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करता, इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन को कंसीडर करता है, जिस कारण से स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। हम टेस्टिंग में कौन सी आकृति पर करते हैं, हम टेस्टिंग किस आकृति पर करते हैं, इस पे नहीं करते, इस पे करते हैं। ओके, चलो रिफ्रेश तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। कर दिया, रिफ्रेश कर दिया बहुत तेजी से घूमते हुए। हमने ये कहा है बेटा कि जो क्यूब है वो फ्रिक्शन को कंसिडर करता है, जिस कारण से स्ट्रेंथ ज्यादा आता है, और जो सिलेंडर है ये फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करता, जिस कारण से स्ट्रेंथ कम मिलता है। बेटा जब लोडिंग लगाते हैं ना, तो लोडिंग लगाने पर यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होती है, और ये स्ट्रेस मेंबर की हाइट बड़े होने के कारण से ये स्ट्रेस ओवरलैप नहीं कर पाती, जिस कारण से फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता और ये फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते। जबकि यहाँ पर हाइट छोटा होता है तो बीच में जो स्ट्रेस जनरेट हुई ना, वो आपस में ओवरलैप कर गई, ऊपर और नीचे से स्ट्रेस, जिस कारण से स्ट्रेंथ ज्यादा शो कर जाता है जितना होना चाहिए। ठीक है, अब लिखना नोट करके, अब नोट करके लिखना, अब नोट करके लिखना। अब एक बात बताओ, जो यहां पर 150 mm वाले क्यूब के अंदर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मैं अगर क्यूब के साइज को 100 mm का कर दूंगा, अगर मैं क्यूब के साइज को 100 mm का कर दूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ 150 वाले से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? मुझे एक बात बताओ, तो अगर मैं कहीं ये है 150 की जगह अगर मैं 100 mm का कर दूंगा तो ये ओवरलैपिंग ज्यादा होगा या कम होगा? भाई ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन आएगा स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा आएगी क्या? उतनी ही ज्यादा आएगी क्या? तो बिल्कुल सही बात। तो पहला पॉइंट कि क्यूब ऑफ लेसर साइज, क्यूब ऑफ लेसर साइज, ब्रैकेट में लिख देना 100 mm, ब्रैकेट में लिख देना 100 mm, शो मोर स्ट्रेंथ, शो मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू, शो मोर स्ट्रेंथ compared to standard cube, compared to standard cube, जो कितने का होता है? 150 mm का होता है। ठीक है, ठीक है, पूछ लेता है, कहता है कि मैं अगर क्यूब के साइज को कम करता हूं तो स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो तुम बोल देना बढ़ेगा, तुम बोलोगे बढ़ेगा। वो पूछ लेगा क्यों, तो तुम कह देना फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्लेट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? तुम्हारा हाथ लेना, रोड पे जाना, ऐसे ऐसे घिसना, ऐसे ऐसे घिसना रोड पर ना, रोड पे जाके ऐसे ऐसे घिसना। तुम देखोगे तुम्हारे यहाँ पे खून आने लग गए, तुम कहना कोई बात नहीं,
फिर कल जाना, यही रोड है, फिर घिसना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये फिर रगड़ गया, खून आने लग गया, तुम कहना कोई बात नहीं। ऐसे ही करते करते जब 6 महीने हो जाएंगे ना, तुम देखोगे तुम इसी हाथ से जब ऐसे ऐसे करोगे स्टोन निकल के आ जाएगा और तुम्हारे हाथ पे कुछ नहीं होगा। तो ये शो करता है कि फ्रिक्शन हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अरे कहीं गायब नहीं होगा भाई, ये होता है ऐसा, ठीक है। तो फ्रिक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सच कह रहे हैं तुमसे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, चलो बता देते हैं। ये एग्रीगेट है, यह एग्रीगेट है। अभी एग्रीगेट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, आपने लोडिंग बढ़ाया तो ये गैप बढ़ेगा या कम होगा? जब आप लोडिंग लगाओगे तो ये गैप कम होगा क्या? कम होगा ना। तो यह यहाँ पर इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट करेगा, इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट करेगा। आपस में पार्टिकल ऐसे रगड़ने लग जाएंगे और रगड़ के क्या बना लेंगे? इंटरलॉकिंग। तो भाई जब लोडिंग लगाओगे पार्टिकल के बीच में गैप खत्म होगा, पार्टिकल आपस में इंटरलॉकिंग बनाएंगे और उसी को हम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब तुम्हें हम कैसे बताएं, तुम वही तो बात है, तुम है ना टेस्टिंग कभी करे नहीं तो तुम्हें है ना शो नहीं हो पाता। हम बताते हैं तो कहते हैं अब अंदर बताओ, अब हम तुम्हें प्रैक्टिकल बताते हैं तुम फिर नहीं मानते। तो समझे, लोडिंग लगाने पर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और वह इंटरलॉकिंग कर देगा, इंटरलॉकिंग, जिस कारण से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा हमारे पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल के बीच में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब तुम डर गए होंगे सर झूठ कह रहे, भाई सच कह रहे हैं तुमसे। अब तो मान लिए, तुम बस हमसे पूछ ला करो, बस एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास। नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, अगर मैं इस सिलेंडर के साइज को कम करता हूं, 100 इंटू 200 कर देता हूं, तो अब ये भी ओवरलैपिंग होने लग जाएगा। अगर मैं इस सिलेंडर के साइज को कम कर देता हूं, 100 इंटू 200 कर देता हूं, तो ये भी कम हो जाएगा, तो इसमें भी फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे कि जो अगर हम इस सिलेंडर के साइज को कम करते हैं तो वह भी स्ट्रेंथ ज्यादा शो करता है। स्मॉलर सिलेंडर 100 mm डाया, 100 mm डाया, 200 mm लेंथ, 200 mm length show more strength, show more strength, show more strength compared to standard cylinder, compared to standard cylinder। बस एक बात याद रखना, बस एक बात याद रखना, बट L/D रेशो रिमेन कांस्टेंट। जो L/D रेशो है ना, ये हमेशा 2 ही होना चाहिए, ये बात याद रखना। ऐसा ना हो कहीं तुम इसको कह दो 100, इसको कह दो 300। L/D रेशो हमेशा 2 ही रखेगा, आप साइज कितना ही कम करो, बट L/D का जो रेशो है वो हमेशा कितना होगा? 2। दिलीप सर अभी बीमार हैं थोड़े से, इसलिए। करवा चौथ होगा तुम्हारा, तभी तुमने लंच नहीं किया आज, है शुभम? तुम्हारा करवा चौथ होगा आज, तभी तुमने लंच नहीं किया। अच्छा, क्लास कंटिन्यू है क्या? तो ऐसे बोला करो ना, तुम भी कुछ भी ऐसे बोलते हो लंच नहीं किया, हम तो यही सोचेंगे तुम्हारा करवा चौथ है। चलिए, तो देखिए ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें पता है क्या मिला, हमें मिला
कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है सिलेंडर की वह क्यूब के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के वह क्यूब के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के 0.8 टाइम्स के बराबर होता है। अब तुमसे पेपर में पता है यही क्वेश्चन घुमा के कहा कि यह जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है क्यूब की वह कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर के कितने टाइम्स होता है। तो इसको 1/1 डिवाइड बाय 0.8 से डिवाइड कर दो। कहीं नहीं लगाई, तुम्हें ज्यादा दिखता है कुछ भी। 1.25 यूं तो नहीं, पढ़ाई में दिमाग लगा, उल्ट जगह हाथ लगा रहे। दिव्यांश पढ़ लो, दिमाग लगा रहे, पाप लगेगा तुम्हें। शुभम को खाना खिलाओ, दिखाओ उसको चांद, नहीं तो खाना नहीं खाएगा वो आज। ठीक है। और कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इस सिलेंडर की जगह हमने एक नाम और बोला है, सिलेंडर को ही कहते हैं कोर टेस्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सिलेंडर मतलब कोर। तो तुमसे ये भी पूछ लेगा कि कोर क्यूब, इस तरीके से कोर क्यूब करके भी तुमसे पूछ लेगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। और कहीं कहीं पर ये 85 भी मिलेगा, जहां पे मैंने 0.8 बोला है ना, कहीं कहीं पे 85 भी बोलेगा, ये भी याद रखना। रिको का बैच स्टार्ट होगा ना, इसमें ही कंटिन्यू करेंगे उनको, इसमें ही। ठीक है। और मैं एक डाटा और कल भी बताऊंगा आपको, एक डाटा चलो बता देता हूं, छोटा सही है। ठीक है, देखो ये जो एफसी के निकालते हैं ना, ये कितने के ऊपर निकालते हैं? 3 के ऊपर। कितने का निकालते हैं? 3 का एवरेज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ज्यादा सही क्या है? ज्यादा सही 0.8 है, क्योंकि कोड कहता है 85, वही 15% एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। अगर इंडिविजुअल कोर की पूछे, अगर इंडिविजुअल टेस्ट की पूछे, इंडिविजुअल मतलब एक कोर पे करो और एक क्यूब पर करो, तो इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो जो तुम्हारे पास स्ट्रेंथ निकलता है ना, किसका? कोर का, वह 0.75 के बराबर होता है। किसके स्ट्रेंथ के? क्यूब के स्ट्रेंथ के। ये सिलेंडर है यहाँ पर, कोर का मतलब क्या है यहाँ पर? सिलेंडर। समझ गए? अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल टेस्ट मतलब एक क्यूब पर करा, एक सिलेंडर पे करा, तो सिलेंडर का स्ट्रेंथ क्यूब के कितने परसेंट होगा? 70%। और ये जो मैंने डाटा बताया कितने का होता है? 3 का। 3 सिलेंडर पे करा, 3 क्यूब पर करा, इसका एवरेज लिया, इसका एवरेज लिया, तो इसका स्ट्रेंथ इसके 80% के बराबर आता है। 80% के बराबर आता है। समझ गए? इंडिविजुअल टेस्ट बोलेगा तुमसे तब इसको 85%, अगर नहीं बोलता है तो यही कितना हो जाता है? 80%। समझ गए? 80 या 85। ठीक है, 80 या 85। हाँ तो बोल दो भाई, जल्दी बोल दो, टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। अच्छा लगता है, जाके करवा चौथ खोलो तुम्हारा। अरे इंडिविजुअल टेस्ट में कोर की स्ट्रेंथ क्यूब के 75% आती है। हाँ एफसी के होगा, एफसी के तो है, यहां पे भी एफसी के है, यहां पे भी एफसी के है। मोबाइल से सिंपल सा बात है। चलिए चलो वापस देख लेना। ठीक है भाई। अच्छा पॉइंट हम इसका कह रहे हैं, इसका कहीं कहीं बुक में इसको
0.85 भी लिखते हैं और इंडिविजुअल के अंदर 0.75 है। ठीक है, बाकी कल बात करेंगे तुमसे, कल बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, चलो, राधे राधे।